देखो गाइस सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिख रखा है ना। गाइस स्वागत है आप सभी का कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट नंबर 5 के अंदर। सो गाइस इससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसके अंदर हमने पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और जिसमें से मैं आपको रिकॉल करा दूं कि जो 4th पार्ट आया था कार्बोहाइड्रेट्स का, जो पार्ट नंबर 4 आया था, उसके अंदर अपन ने ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर जो डाइसैकेराइड्स वाला टॉपिक था उसको डील किया था, जिसमें अपन ने माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज वगैरह इनकी स्ट्रक्चर्स थी, इनको डील से पढ़ा था, और उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनको डिटेल से पढ़ा था। सो गाइस अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है जिसका नाम क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स का क्या होता है, अपचयन शर्कराएं। क्या होती है, अपचयन शर्कराएं। तो देखो गाइस रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती है जिनके अंदर एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र होना चाहिए, तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। बस आपको तो इतना से याद करना कि जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री हो। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है ना, क्रियात्मक समूह वाला जो कार्बन होता है उसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और इसमें कौन से होते हैं फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। और इनके बेसिस के ऊपर ही तो एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिस पर ही तो अपन उनको शुगर्स को नाम देते थे। अगर जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता था तो उसे एल्डोसिस बोलते थे, जिनमें कीटोन समूह पाया जाता था उसे कीटोसिस बोलते थे। सो देखो गाइस रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती है, तो गाइस रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसी शर्कराएं होती है, ऐसी शुगर्स होती हैं जिनके अंदर एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन किसे बोलते हैं, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, ये देखो गाइस मैंने लिख रखा है क्रियात्मक समूह वाला कार्बन, या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होता है, यानी कि फ्री होना चाहिए वो, यानी कि किसी बॉन्डिंग से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, समझ में आएगा। और आता है Cu+2 को, यानी कि जो Cu2+ होता है उसको Cu 1+ में कर देती है। यहाँ पर डबल प्लस है जबकि यहाँ पर सिंगल प्लस है, तो Cu2+ को Cu+ में अपचित कर देती है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख लिखा है कि जो ये बेनेडिक्ट और जो फेलिंग परीक्षण होता है, यानी कि जो बेनेडिक्ट और जो फेलिंग्स परीक्षण होता है उसे पॉजिटिव देती है। अब देखो गाइस यह बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, सो गाइस इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की बात भी नहीं है, समझ में आएगा। देखो गाइस आपने अगर लेबोरेटरी के अंदर परीक्षण किया होगा, अगर आपने लेबोरेटरी में परीक्षण किया होगा, समझ में आया, तो आपको ये कराते हैं, आपको ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आपको लेबोरेटरी में करा देते हैं। तो गाइस जिन्होंने करा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने, जिनकी किस्मत अच्छी है, तो उन्होंने ये परीक्षण किया होगा। अन्यथा अगर आपने नहीं किया तो ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है कि जो रिड्यूसिंग शुगर होगी वो बेनेडिक्ट और जो फेलिंग परीक्षण होता है उसे पॉजिटिव देती है। बस आपको इतना से याद रखना, नहीं रखना चाहते हो तो कोई मत। अपने कारण की चीज तो क्या है कि रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिसके अंदर एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, फ्री होता है, समझ में आएगा। अब देखो उदाहरण की बात करता हूं तो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, जिसमें सभी की सभी मोनोसैकेराइड्स की बात आ जाओ, सभी मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर है। फिर बात करता हूं ओलिगोसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड में अपन ने डाइसैकेराइड वाला टॉपिक पढ़ा था। डाइसैकेराइड में मैंने आपको 3 ग्लूकोज बताई थी, 3 डाइसैकेराइड्स बताई थी, माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है, समझ में आ गया। तो देखो माल्टोज और लैक्टोज। अब देखो गाइस सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिख रखा है ना। एक्सेप्शन क्या लिख रखा है कि जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आती है। और गाइस यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, सीधा सीधा नीट के अंदर यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, समझ में आएगा। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, समझ, इसके अलावा जो होगी वो रिड्यूसिंग शुगर आ जाएगी। ये पूछ लेगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, तो आपको सुक्रोज को टिक करके आना कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन जो होता है वो फ्री नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सुक्रोज के अंदर, क्योंकि सुक्रोज किससे मिलकर बनी होती है, मैंने बताया था ना आपको, ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से। अब देखो जो ग्लूकोज लिया जाता था वो तो अल्फा ग्लूकोज लेता था, और फ्रक्टोज कौन सा होता था, यहां पर बीटा फ्रक्टोज होता था। अब गाइस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हालांकि मैंने ये सारी चीजें, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह सब पहले वाले वीडियो के अंदर बता चुका हूं, फिर भी आपको एक बार और बता देता हूं कि जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, पहला वाला कार्बन होता है। और फ्रक्टोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, दूसरा होता है, समझ में आएगा। अब देखो ग्लूकोज का भी एनोमेरिक कार्बन फ्रक्टोज के एनोमेरिक कार्बन से क्या करता है, क्रिया कर लेता है, समझ में आ गया। तो यहां पर एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं रहता, जिस वजह से इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता था, सुक्रोज के अंदर अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड पाया जाता था। क्या पाया जाता है? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन होते हैं, एनोमेरिक कार्बन होते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से सुक्रोज को ऊपर टेबल शुगर तो कहते थे, केन शुगर भी कहते थे। इसके अलावा सुक्रोज का एक दूसरा नाम क्या था? इन्वर्ट शुगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट है ना, उल्टे है ना, समझ में आएगा। तो सुक्रोज को जिस वजह से अपन क्या बोलते थे? इन्वर्ट शुगर। हालांकि ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ गाइस। जो मैं वीडियोस डालता हूँ वो सारी की सारी एक सीक्वेंस में डालता हूँ। अगर गाइस आप इन वीडियोस को सीक्वेंस में नहीं देखते ना तो आपको बहुत चीजें कम समझ में आती होगी, समझेगा। अगर गाइस आपको चीजें अच्छे से समझनी है ना तो आपको जो ये वीडियोस डालता हूं मैं उनको रेगुलर सीरीज में देखना चाहिए। जैसे आज पार्ट 5 है तो आप पहले पहला पार्ट देखे हो कार्बोहाइड्रेट्स का, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, फिर फोर्थ देखो, फिर आप 5वें लेक्चर के ऊपर आओ, समझ में। और गाइस अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, आप कमेंट बॉक्स में डालो कि आपका क्या डाउट रह गया। या जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9929602020, इनके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और गाइस आपको एक पीडीएफ का इशू रहता है तो गाइस आपको पीडीएफ में मैं मेरे हाथ से बनाए हुए जो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप पे अगर व्हाट्सअप करेंगे कि आपको इस चीज की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, समझ में गाइस। सो गाइस आज का अपना सा ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था रिड्यूसिंग शुगर्स का जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। सो गाइस अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का जो पार्ट नंबर 6 आएगा उसमें किसको पढ़ेंगे अपन डिटेल से? पॉलीसेकेराइड्स को। सो धन्यवाद।